भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग, भारतीय स्पिनर्स बनाम कीवी बल्लेबाजों की टक्कर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल रविवार को खेला जाएगा। भारत अब तक अजेय रहा है, जबकि कीवियों को एकमात्र हार भारत से ही मिली है। मुकाबले में भारतीय स्पिनर्स बनाम कीवी बल्लेबाजों की जंग अहम होगी। केन विलियमसन और रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के प्रमुख बल्लेबाज हैं, जिन्हें रोकना भारत के लिए जरूरी होगा। रचिन अब तक 2 शतक जड़ चुके हैं, जबकि विलियमसन ने 4 पारियों में 189 रन बनाए हैं। भारत 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है, जिसमें जडेजा, अक्षर, कुलदीप और सुंदर अहम होंगे। दुबई की पिच स्पिनर्स के अनुकूल है, जिससे भारत को फायदा मिल सकता है। वहीं रोहित कोहली और गिल पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर प्रदर्शन से अहम भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के सैंटनर और ब्रेसवेल जैसे स्पिनर्स भी चुनौती पेश करेंगे। भारत को 12 साल बाद खिताब जीतने के लिए संतुलित प्रदर्शन करना होगा। कौशाम्बी में आतंकी लजर मसीह गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड से हमला करने की थी कोशिश। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की तत्परता से बड़ी वारदात टली। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई के आतंकी लजर मसीह के कौशाम्बी में यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उसने हैंड ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जवानों की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। उस समय यह बैग में हथियार लेकर घूम रहा था। तलाशी में उसके पास जिलेटिन छड़ और 2 अतिरिक्त ग्रेनेड बरामद हुए। माना जा रहा है कि वह महाकुंभ में हमला करने की साजिश रच रहा था। उनके पास से एक कागज मिला, जिसमें प्रीत यूरोप नामक व्यक्ति का नंबर लिखा था। साथ ही 2 अन्य संदिग्ध नाम काका और एडवोकेट कुशल भी मिले हैं। एसटीएफ इन संपर्कों की जांच कर रही है। लजर पंजाब में दर्ज 3 मामलों में वांछित था। अब पंजाब पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए प्रोडक्शन वारंट तैयार कर रही है। कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में बीएपीएस हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और आपत्तिजनक संदेश लिखे गए। बीएपीएस और सीओएचएनए ने इस घटना की निंदा करते हुए नफरत के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित चिनो हिल्स में बीएपीएस हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और उस पर आपत्तिजनक संदेश लिखे गए। यह घटना लॉस एंजलिस में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह से कुछ दिन पहले हुई। बीएपीएस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि वे नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगे, वो शांति व करुणा कायम रहेगी। उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन सीओएचएनए ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि यह हिंदू विरोधी नफरत का प्रमाण है। पिछले साल भी कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। सीओएचएनए ने 2022 के बाद से ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और गहन जांच की मांग की। यह संगठन उत्तरी अमेरिका में हिंदू धर्म की जागरूकता बढ़ाने और हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इस घटना के दोषियों को जल्द पकड़ने की अपील की है। छावा ने बॉक्स ऑफिस पर पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा। वीकेंड पर उछाल के साथ छावा का कुल कलेक्शन 508.8 करोड़ रुपए। लक्ष्मण उतेकर के इस निर्देशन में बनी छावा ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। रिलीज के 23वें दिन फिल्म ने 16.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे कुल कलेक्शन 508.8 करोड़ रुपए हो गया। पहले हफ्ते में छावा ने 219.25 करोड़ कमाए, दूसरे हफ्ते में 180.25 करोड़ रुपए और तीसरे हफ्ते में 84.05 करोड़ रुपए का कारोबार किया। दूसरी ओर सोहम शाह की क्रेजी ने भी शनिवार को बढ़त दर्ज की। 9वें दिन इसने 1.25 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन फिल्म की कुल कमाई अब तक सिर्फ 8.70 करोड़ रुपए रही है। 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म के लिए लागत निकालना भी मुश्किल नजर आ रहा है। आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिलने के बावजूद फिल्म दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाई है, जिससे इसके आगे की कमाई चुनौतीपूर्ण लग रही है। सीरिया में फिर भड़की हिंसा, 2 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। लटकिया शहर में पानी और बिजली की सप्लाई काटी गई, हालात बेकाबू। सीरिया में हालत एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। बशर अल असद सरकार के सत्ता से जाने के बाद कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन बीते 2 दिनों से हिंसा ने फिर जोर पकड़ लिया है। सीरिया की सुरक्षा बलों और पूर्व राष्ट्रपति असद के समर्थकों के बीच संघर्ष में अब तक 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। एक निगरानी संगठन के मुताबिक इनमें 745 आम नागरिक हैं, जिन्हें नजदीक से गोली मारी गई। संघर्ष में 125 सुरक्षा बल के जवान और 148 असद समर्थक उग्रवादी भी मारे गए हैं। सरकार ने हिंसा प्रभावित लटकिया शहर में पानी और बिजली की आपूर्ति रोक दी है। इस बीच सुन्नी संगठनों ने असद समर्थक अलवाइट समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अलवाइट लोगों पर हमले और उनके घरों में लूटपाट की खबरें भी सामने आई हैं। जान बचाने के लिए हजारों लोग पहाड़ों में शरण ले चुके हैं, जबकि बनियास कस्बे में सड़कें शवों से भरी पड़ी हैं।
भारत आयरलैंड संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और एआई में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस और विदेश मंत्री साइमन हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उच्च शिक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों में साझेदारी के अवसर तलाशने पर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने संयुक्त आर्थिक आयोग बनाने का निर्णय लिया, जिससे व्यापारिक और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। कूटनीतिक आदान प्रदान पर हुए समझौते से राजनयिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ेगा। जयशंकर ने डबलिन स्थित सेंट स्टीफेंस ग्रीन पार्क में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां बसे भारतीय समुदाय से मुलाकात कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा आयरलैंड की नई सरकार बनने के 2 महीने के भीतर हुई, जो दोनों देश के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। होली से पहले उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 से 13 मार्च तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में भारी बारिश, बर्फबारी। होली से पहले उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है और तापमान लगातार चढ़ रहा है। वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 13 मार्च तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में 10 से 13 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी संभावित है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 से 14 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में 10 से 11 मार्च को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश के आसार हैं, जबकि 11 मार्च को कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में 11 से 12 मार्च को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 5 डिग्री बढ़ने की संभावना है। 9 से 11 मार्च के दौरान गोवा, कोंकण और महाराष्ट्र में लू चल सकती है। महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए हत्या की अनुमति देने की मांग, मुंबई दुष्कर्म कांड का हवाला देकर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में एनसीपी शरद पवार गुट की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खडसे ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मांग की कि महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए एक हत्या करने की अनुमति दी जाए। खडसे ने हाल ही में मुंबई में 12 वर्षीय लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का हवाला देते हुए कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने कहा कि भारत को एशिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बनाया गया है, जहाँ अपहरण, घरेलू हिंसा और यौन अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। खडसे ने ऐतिहासिक योद्धाओं महारानी ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को भी आत्मरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी मांग पर माफी भी मांगी और इसे महिलाओं की पीड़ा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि शांति और अहिंसा के बावजूद महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हिंडन एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान सेवा शुरू, 22 मार्च से चेन्नई और 23 मार्च से जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू। हिंडन एयरपोर्ट के व्यावसायिक उड़ानों पर लगी पाबंदी हटने के बाद विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो रही हैं। गोवा, कोलकाता और बेंगलुरु के बाद सोमवार से मुंबई के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस उड़ान में 180 यात्री यात्रा कर सकेंगे। मुंबई से सुबह 9:30 बजे उड़ान भरेगी और 12:10 पर हिंडन पहुंचेगी, जबकि वापस में दोपहर 1 बजे हिंडन से उड़कर 3:45 पर मुंबई पहुंचेगी। इसके अलावा 22 मार्च से चेन्नई और 23 मार्च से जम्मू के लिए भी उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। 30 मार्च से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट प्रस्तावित है, जो सुबह 9:20 पर हिंडन से उड़कर 11:45 पर पहुंचेगी और वापसी में दोपहर 12:15 पर उड़ान भरकर 2:30 बजे हिंडन लौटेगी। इन नई उड़ानों से यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और यात्रा समय भी कम होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स में भर्ती कराया गया। धनखड़ की हालत स्थिर, डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 73 वर्षीय धनखड़ को रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया। उन्हें एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजीव नारंग की देखरेख में क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू में भर्ती किया गया है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। चिकित्सकों का कहना है कि उन्हें कुछ समय तक निगरानी में रखा जाएगा ताकि उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके। इस बीच उपराष्ट्रपति की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। धनखड़ इससे पहले भी स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स आ चुके हैं, लेकिन इस बार सीने में दर्द की शिकायत के कारण भर्ती किया गया। देश भर में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है।